मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए यादव जी आपके प्रश्न के तरफ आता हूं। आपने प्रश्न किया कि क्या आरएसएस में और मोदी में कुछ चल रहा है। हमने बहुत पहले आपसे कह दिया था कि चल रहा है और चलने के कई कारण हैं, लेकिन एक ही कारण आप जानते हैं कि अहंकार संस्कार को और विचार को खंडित कर देता है और मोदी अहंकारी है और अहंकार से जो है सर्वनाश के तरफ भारत जा रहा है। और भारत को बचाने की बात अगर आरएसएस करती है तो ये बात अलग है, और भारत को बेचने की बात अगर करती है तो विचारधारा अलग है। क्योंकि मोदी के क्रियाकलापों से ये लगा कि भारत को बेचने का उसने काम किया, न बनाने का काम किया, न बचाने का काम किया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो विदेशी हाथ है और विदेश के द्वारा वहां दंगा कराया गया, जो आज भी सुलग रहा है। ये ख्याल रखिए, वो आज भी सुलग रहा है, आज भी हत्याएं हो रही हैं और वहां कुकी और मतई का झगड़ा जो है चल रहा है। अब ये दो ग्रुपों का झगड़ा है कि सांप्रदायिक झगड़ा है, ये पर सरकार जाने और सरकार के लोग जाने, लेकिन ये मणिपुर चल रहा है ये कहा जा सकता है। अब इस पर मोदी ने भी पलट के उत्तर दे दिया, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं। यानी उसने आपके श्री मोहन भागवत को झूठा करना शुरू कर दिया। क्योंकि तुम कह रहे हो कि विदेश का हाथ है, हम कहते हैं हम सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं, यानी कोई विदेशी हाथ नहीं है। तो अब ये तो साबित हो गया ना कि जिस तरीके से मीडिया में चल रहा था कि चुनाव से पहले घोड़े बदले जाएंगे, समझ रहे कि नहीं, या कौन बदले जाएंगे, प्रधानमंत्री चुनाव के बाद बदले जाएंगे कि चुनाव से पहले बदले जाएंगे, ये सारी चीजों को एक हवा तो मिल ही गई कि आरएसएस और मोदी में गड़बड़ी चल रही है। और ये बात जो आप कह रहे हैं कि किस तरह से देखते हैं, मैंने इसीलिए कहा कि अगर आरएसएस देश प्रेमी है तो उसे अब तक चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मोदी देश बेच रहे और इस तरह से बेच रहे। आप देख लीजिए, रेल बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर में तो प्राइवेटेशन पहले से भी आ चुका था, समझ लीजिए, एलआईसी को बेचने की तैयारी की गई, तमाम बहुत सी चीजें हमारे जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ था, कांग्रेस जो बना कर गई थी भारत के लिए, उसको ये बेचने का काम किए। तो लोग भी आजकल हंसते हंसते बोलते हैं कि चाय बेचने वाला जो है देश बेचने के लायक हो गया और हमने उसे बना दिया, इसलिए वो देश के बेच रहा है। तो अब ये आरएसएस अगर देशभक्त है, आरएसएस जो है अगर राष्ट्रभक्त है, तो इस पर उसे पहले विचार करना चाहिए था। और अगर ये विचार नहीं करती है तो फिर उसको सोचना चाहिए कि क्या करना है। मुझे लगता है कि जब सूरज ढलने लगते हैं तो अंधेरे फैलने लगता है। और मैं एक बात बड़ा हंसते हुए आपसे कह देना चाहूंगा यादव जी कि सूरज निकलता है तो लाल रहता है और धीरे 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 पीतल की तरह पीला होता रहता है, और फिर जब डूबने जाता है तो लाल हो जाता है। ऐसा क्यों? शायद ऐसा तो नहीं, यानी अब देखें, वहां लालसा में निकलने के वक्त लालसा में लाल था और डूबते वक्त जो है दुनिया के ख्याल में लाल है, गुस्से में लाल है, क्रोध में लाल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को जब आरएसएस ने दिया तो मोदी लाल थे और आज मोदी डूबने लगे हैं तो सूरज की तरह क्रोध में लाल हैं, समझ लीजिएगा। लेकिन सूरज तो यहाँ डूबता है, कहीं निकलता है, तो सूरज डूबते और निकलते वक्त तो लाल ही रहता है। लेकिन इनका भी यही चरित्र दिखाई देता है और ये चरित्र इस बात को साबित करता है कि आरएसएस वर्सेस मोदी चालू है। अरे ये कहने की बात है क्या? ये कहने की बात नहीं है, ये बात तो बहुत पहले साबित हो चुकी है। आपके दर्शक जानते हैं, महाराष्ट्र के जितने उद्योग थे गुजरात भेजे गए। अब वो चुनाव का बहाना हो या महाराष्ट्र को उद्योग विहीन बनाने का रास्ता रहा हो, गया गुजरात में। अरे आपको एक बात और बता दूं, आप हंसेंगे, ये जब 14 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद इनका एक काम आपको पता चला होगा, और वो पता चलेगा काम तो आपको बड़ा ये लगेगा। 22 गुजरातियों के ऊपर चीन में मुकदमा था।
जिसमें 11 को सजा कर दी गई थी। 11 अभी सजा के प्रोसेस में थे, यानी उनका सुनौनी चालू था। उसमें ये जाकर के विदेश में जाकर, यानी चीन जाकर के जिनपिंग के साथ बैठ करके क्या क्या तय किए और अपने 22 को छुड़ा कर लाए। आज वो बात आप कल से अखबारों में पढ़ रहे होंगे। यादव जी सोच लीजिए, पढ़िए, 8 हमारे भूतपूर्व सैनिकों को कतर में फांसी की सजा दी जा रही है। समझ लीजिएगा, फांसी की सजा दी गई है। अब ये बताइए कि जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, इनको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया? ये किया हो तो बताइए। अब इनका नजर ही देख लीजिए, ये 2 गुजराती मिलके 2 गुजराती को ही बढ़ा रहे हैं। अडानी हो या अंबानी हो, या अमित शाह, और ये गुजरात को ये भारत समझ रहे हैं, भारत को गुजरात नहीं समझ रहे। ये नोट कर लीजिएगा, भारत को, गुजरात को अगर ये भारत मानकर चले तो भारत का विकास हो, लेकिन ये पूरे भारत को गुजरात मान करके चले तो भी विकास हो। मगर ये गुजरात को ही भारत मानकर चल रहे हैं तो कैसे होगा? समझ लीजिए, ये गुजरात के बारे में ही सोचते हैं। नहीं तो आप बता दीजिए, गुजरातियों को आप छुड़ाने गए, कतर में हमारे सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक को सजा दी गई, इसके लिए आपने क्या प्रयत्न किया? यह इस बात का सूचक है कि ये गुजराती में और भारतीयों में अंतर रखते हैं। ये सोचते अलग हैं। ये बाकी भारतीयों को गुजरातियों की बराबर नहीं देखते, इनके देखने की दृष्टि अलग है। इसलिए लोगों को सोचना पड़ेगा कि दृष्टि बदलनी पड़ेगी। और मेरा तो कहना है कि बदल दो अपनी सोच, दृष्टि बदल दो अपना भाव, तब जाकर पैदा होगा धरती पर सद्भाव। सद्भाव और भावनाओं को और एकता को, समता को पैदा करना चाहते हैं तो आपको ये दृष्टियों को बदलना पड़ेगा। नहीं यादव जी, ये बात आप छोड़ दीजिए। आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार का कहीं उल्लेख होता है क्या? उल्लेख होता है मोदी सरकार। और आप ये समझ लीजिए, मोदी क्या भारत की सरकार चला रहे हैं? संवैधानिक दृष्टि से भारत की सरकार चला रहे हैं, मगर सारा चीज तो भाजपा की सरकार की तौर पर चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने के दृष्टि से चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुशहाल बनाने के दृष्टि से चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ही वो भारत समझ करके चला रहे हैं। आज आप सोचिए, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, समझ लीजिए, उनको भाजपा सेवा के अधिकारी बना रहे हैं। बात तो वही है, सुनिए, सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, से, यही है ना। अब ये क्या बन गया? भारतीय जनता पार्टी के रूप में ये बना करके प्रशासनिक सेवा को भारतीय प्रचार सेवा बनाना चाहते हैं। बनाए, ये तो जो रास्ता पर ये चल रहे हैं, उस रास्ते पर आने वाली भी सरकारें आगे चलेंगी तो इनको पेट में दर्द होगा। लेकिन प्रशासनिक सेवा के लोग स्वाभिमानी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। जो काम न करते हुए तनख्वाह लेते हैं, वो इनकी चापलूसी में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो अपने सेवा से सेवा शुल्क लेते हैं, सेवा कमाते हैं, पैसा लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, जो सेवाधारी हैं, जो देश को अपना सब कुछ देना चाहेंगे, वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे। यह फरमान भी ये साबित कर देगा कि कितने अधिकारी इनके चमचे हैं और कितने अधिकारी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए तैयार हैं। देखिए यादव जी, हम लोग भविष्य के जानकार तो नहीं हैं, मगर आपसे बहुत पहले भी एक बार मैंने कहा था कि हवा बगीचे से आती है तो खुशबू लाती है और गंदगी से गुजरती है तो बदबू लाती है। जो अखबारों में न्यूज़ चल रहे हैं, चैनलों पर न्यूज़ चल रहे हैं, जो व्हाट्सएप पर न्यूज़ चल रहे हैं, जो यूट्यूब पर न्यूज़ चल रहे हैं, फेसबुक पर चल रहे हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि जनता जागरूक हो गई है और जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली है। समझ रहे कि नहीं? ये तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों को देखा जा रहा है। कभी भी कब क्या बदल जाएगा। 4 घंटे में आदमी का कुछ भी बदल जाता है। 1 मिनट में आदमी जिंदा से मुर्दा हो जाता है। राजनीति में कुछ भी
बहानाबाजी करके, किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा करके या किसी बड़े नेता की हत्या करके सनपैथी को हाजिर करने का भी काम किया जा सकता है, क्योंकि भारत में सनपैथिकल चीज़ों को लोगों ने देखा है। आपको पता है इंदिरा गांधी के मरने के बाद कांग्रेस को कितना ज़्यादा फायदा मिला था, बांग्लादेश के जीतने के बाद इंदिरा गांधी को कितना फायदा मिला था, इसके अलावा राजीव गांधी के मरने के बाद कांग्रेस को कितना फायदा मिला था। ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो सनपैथिकल दृष्टि से किसी देश पर आक्रमण कर देना या किसी चीज पर भावनाओं को भड़का देना। लेकिन भागवत जी ने कहा है कि वोट उसे दो, याद कीजिएगा, कि जो भारत से प्यार करता हो, भारत का विकास करता हो और भाईचारे को बढ़ावा देता हो, भारत के रहने वालों में नफरत न फैलाता हो, उसे वोट दीजिए। अगर इन बातों पर विचार किया जाए तो भागवत ने भी कह दिया कि भाजपा को वोट मत दीजिए, क्योंकि ये तो लोगों को लड़ाने का काम करती है और मोदी के खिलाफ पूरी बात जाती है, क्योंकि वो भारत का विकास न करते हैं, वो केवल गुजरात का विकास करते हैं। भाईचारा को न बढ़ाते हुए नफरत की बुनियाद कहते हैं और कहते हैं कि लोग कपड़े से पहचाने जाते हैं, फलाने से पहचाने जाते हैं, इस तरह की बात करते हैं। अभी भी बहुत सी चीजों को लेकर के ये करते हैं। इससे साबित ये होता है यादव जी कि अगर भागवत जी का इशारा अगर समझा जाए तो उन्होंने भी कह दिया है इशारे में। और आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सबसे पहले, क्योंकि 1925 में वो नागपुर भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, इसलिए आरएसएस सबसे ज्यादा मजबूत पहले मध्य प्रदेश में थी और आज भी है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीजों को देखने से लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान को देखने के बाद भी लगता है कि एक तरफ नारी बंधन की बात की गई और दूसरी तरफ एक नारी को इतना परेशान किया गया, बाद में उसके तरफ हुए हैं। तो क्या वो नहीं जानती है कि जो अपने बातों को बदल सकते हैं, यानी हमको किनारे करके हार के डर से मुझे मैदान में ला सकते हैं, तो कल गए जीतने के बाद मुझे भी कहीं बाहर कर सकते हैं प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के दौर से। तो ऐसी स्थिति को देखकर वो भी निष्क्रिय रूप से काम करेगी। अगर वसुंधरा राजे ने निष्क्रिय ढंग से कार्य किया, केवल अपने लोगों के ही प्रचार किए, बाकी जगह नहीं गई, तो ये निश्चित मानिए कि गुजरात में भी इसका असर देखा जाएगा और कांग्रेस की सरकार बची रह जाएगी। बचे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में तो आपको पता ही है कि भाजपा वहां समापन की तरफ जा रही है। जनमानस के बीच में जो है कांग्रेस की लहर है, वहां लड़ाई नाम की चीज न कोई मीडिया बता रहा है और न जमीनी स्तर पर कोई इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। रह गया आंध्रा का मामला, तो आंध्रा के तरफ अगर देखेंगे तो आंध्रा में कांग्रेस बढ़ती जा रही है। लड़ाई भी वहां पर सिर्फ कांग्रेस और बीआरएस में है, समझ लीजिएगा। तो इससे यह साबित होता है कि वहां किसी की सरकार बने, भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। और अब मिजोरम में चलिए, तो मिजोरम का मुख्यमंत्री जो इनके एनडीए का हिस्सा था, वो कह रहा है प्रधानमंत्री आप मेरे मंच पर मत आइए, अगर आप मंच पर आएंगे तो मैं आपका मंच साझा नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि एनडीए के अंदर भी लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी पहले लोगों को जोड़ने का चेहरा था, अब यही मोदी लोगों को तोड़ने का चेहरा है, इसलिए उससे वो दूरी बना रहे हैं। तो ये दूरी इस बात को साबित करती है कि पांचों राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है, किसकी सरकार बनेगी वो बात। अरे आपके दर्शकों को सुनाने का क्या है, लेकिन एक बात सुना देता हूं, ये बड़ा रोचक लगा, मुझे अच्छा लगा, इसलिए आपको सुना रहा हूं। देखें कि कभी गम का अंधेरा नहीं होता, सूरज तो निकलता है सवेरा नहीं होता। कम कभी गम का अंधेरा नहीं होता, सूरज तो निकलता है सवेरा नहीं होता। और सुकून कहां पाओगे तुम उस पेड़ के नीचे जिस पेड़ पे चिड़ियों का बसेरा नहीं होता। तो आज तो वही हालत है, रोज सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। और आज की स्थिति यह है कि सुबह होता है तो गरीब अपने रोजी रोटी के चिंता में लग जाता है, लुटेरा जो है रात के लूट के बारे में योजना बनाने में लग जाता है, और राजनीतिक लोग जनता को फंसाने में लग जाते हैं। यही तो है कि हर कोई लगा है अपने काम में।
हैं? कुछ भी नहीं है डर। देखिए हर कोई लगा है अपने काम में, समझ लीजिए। इनका ताल्लुक कहां है? श्री राम ने। राम ने तो रावण जैसे, रावण क्या है यादव जी आपको मालूम है? तमोगुण के मालिक को रावण कहा जाता है और रजोगुण के मालिक को राम कहा जाता है। रावण अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार, ये सारी चीजें हैं, इसको मिटाना, मारना माने इसको मिटाने का काम राम ने किया। दया, उपकार, क्षमा, भलाई, ये सारी चीजों का काम राम ने किया। सिमरी के जूठे पैर खाए, केवट से पैर धुलाए, ये सारी बातों को कहा। तो इससे साबित ये होता है कि ये हम रावण को, मन के रावण को जिंदा रखते हुए रावण को मारने से कोई काम नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल की हालत ये है कि घर घर रावण, घर घर लंका, राम राज भयभीत होई कर, खटिया पर कर दे लघु शंका। घर घर रावण, घर घर लंका। पहले हर घर से, मन से रावण को मिटाया जाए, लंका को हटाया जाए, तब जाकर के राम जन्म लेंगे। क्योंकि गंदे पानी से भरे हुए प्याली का जब तक हम पानी नहीं फेंकेंगे उसमें साफ पानी नहीं रह सकता है। उसी तरीके से जब तक हमारे मन में लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम, कपट रहेगा तब तक भलाई की भावना नहीं आ सकती है, तब तक राम के रजोगुण नहीं आ सकते हैं। इसलिए रावण के मारने के साथ अपने अंदर का क्रोध, कामना, इन सारी चीजों को मार देने की जरूरत है। इसलिए मानो तभी मानो होगा। इस पर आम्बेडकर की इस शेर पर मैं बात को खत्म करूं। उनकी बातों पर यह बना हुआ शेर है कि इस देश का तब तक उपकार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा।